देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर कर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है, एक बार कंफर्म कर लो। यस मैम। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोग सिंगल एंट्री जो है ये टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट दिन जो है कितने सारे क्वेश्चन किए थे। देखो हम लोगों ने पहले देखा कि सिंगल एंट्री करने के लिए हमें कौन कौन सा मेथड पता होना चाहिए। एक था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा फाइनल अकाउंट्स मेथड। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से हम लोगों ने लास्ट दिन आई थिंक 4 क्वेश्चन किया था। ठीक है, इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 4 और उसके बाद इलास्ट्रेशन 3, मतलब 1 से लेके 4 तक हम लोगों ने किया है। ठीक है, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट इलास्ट्रेशन देखते हैं और उसमें देखते हैं किस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो इलास्ट्रेशन 5 यहाँ से करेंगे। बोला है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ श्री शिव कुमार हु रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। ठीक है, तो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसका मतलब हमें फाइनल अकाउंट्स मेथड में जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स मेथड में हमें ट्रेडिंग भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बताओ, बोल रहे कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सभी चीज प्रिपेयर करके देने के लिए बोला है। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल से प्रॉफिट का डिफरेंस सोच के वो कैलकुलेट करके नहीं देना है, हमें पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स बना के देना है। और इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बिल्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग मतलब 31 मार्च 2002 का दिया है और 31 मार्च 2002 का ओपनिंग का दिया है, मतलब उसके प्रीवियस ईयर का एंडिंग का दिया हुआ है। गुड इवनिंग मैम। इसके बाद देखो बोला है कि मोटर कार, ठीक है, मोटर कार का देखो ओपनिंग और क्लोजिंग इक्वल दे रखा है। अब देखना पड़ेगा कि इसमें डिप्रिशिएशन बोला है कि नहीं बोला है, क्यों इक्वल है देखना पड़ेगा। बाकी सबका तो हमें चेंजेस दिख रहा है। ठीक है, कि ये दिख रहा है कि 3,20,000 था, ये 3,60,000 हुआ, इसका मतलब कुछ परचेज हुआ होगा। बाकी डिप्रिशिएशन वगैरह कुछ है कि नहीं वो हम लोग नीचे देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इंफॉर्मेशन देखो। मोटर कार के बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या था, मतलब इस साल का ओपनिंग और इस साल का क्लोजिंग हमें गिवन है। बिल्स पेबल दे रखा है, कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये सभी एसेट लायबिलिटी का डिटेल्स है। ठीक है, ये सभी बैलेंस शीट का आइटम है, तुम लोग देख सकते हो। बिल्डिंग ये एसेट है, फर्नीचर एसेट है, मोटर कार एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट है, सन्ड्री डेटर एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब यहाँ पर बैलेंस शीट जो बनता है उसे हम लोग नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वैल्यू एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। कैश ट्रांजैक्शंस दिया है, पॉइंट बी में कैश ट्रांजैक्शंस दिया है, मतलब इन्होंने कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने अपना एसेट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ऊपर से कैश ट्रांजैक्शंस का भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि क्या क्या कैश ट्रांजैक्शन है। बोल रहे हैं कि सेल ऑफ ओल्ड पेपर एंड मिसलेनियस इनकम, ठीक है, ओल्ड पेपर बेच के इनकम, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, ये सब कैश ट्रांजैक्शन है। मतलब ये पेपर बेच के कैश में 20,000 मिला, कैश में 48,000 का परचेज किया गया, क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है। फिर यहाँ बोल रहा है मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये भी दे रखा है। ठीक है, डेटर से कितना पैसा मिला और इधर कैश सेल दे रखा है। उसके बाद कुछ अदर इंफॉर्मेशन का काफी एक बड़ा सा लिस्ट दे रखा है। बोल रहे हैं कि बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल कितने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुए 20,000 और बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुआ है 16,000।
Some items of old furniture whose written down value of 31st March 2001 was 20,000 was sold on 13th September 2001 for 8,000. ये सारे डिटेल्स हम लोग जो है जब करेंगे तब मतलब इसको और भी धीरे धीरे हम रीड करके बता देंगे. फिलहाल ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने का बस इतना ही रीजन है कि हमें ये पता करना है कि किस चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, वो सारी चीजों को पॉइंट आउट करना है. जैसे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का दे रखा है, तो एग्जाम में तुम लोग को क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल जहां दिखेगा वहां ऐसे पॉइंट आउट करना है, ये बिल्स रिसीवेबल का, ये बिल्स पेएबल का, ठीक है, ऐसे करके पॉइंट आउट करना है. मेरा तो ये वाला हट जाएगा क्योंकि मेरे यहाँ पर वो सपोर्ट नहीं होता है कि यहाँ पर ऐसे लिखे तो ये रह जाएगा, तो तुम लोग को ऐसे करके यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन. जैसे तुम लोग नॉर्मली जो फाइनल अकाउंट्स करते हो उसमें जैसा होता है, तो सिंगल एंट्री करने का मतलब बेसिकली फाइनल अकाउंट्स का भी बहुत सारा काम हम लोग करते ही हैं. अब बोल रहा है कि फर्नीचर का कुछ डिटेल्स दिया था और यहाँ पर देखो बिल्डिंग का भी दिया है, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना लगेगा, फर्नीचर पे कितना लगेगा, मोटर कार पे कितना लगेगा, और डिप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 months एंड फॉर एडिशन टू बिल्डिंग फॉर होल ईयर. यहाँ पर डिप्रिसिएशन कब कौन से चीजों पे कितना प्रोवाइड करना है ये सब बता रखा है, लेकिन क्या क्या चीजों का इंफॉर्मेशन है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, मतलब यहाँ पर तुम लोग को पॉइंट आउट करना है बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, मोटर कार पे, मतलब ये सब पे कुछ ना कुछ एंट्री एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि ऑन द ऑफ द डेटर ए सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटन अप एज बैड डेब्ट एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड 2%. बैड डेब्ट के लिए कुछ दे रखा है डेटर से रिलेटेड, मतलब डेटर में ऐसे करके पॉइंट आउट करना है कि हमें डेटर पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है. ये हम प्रोसेस बता रहे हैं एग्जाम में तुम लोग को कैसे करना है. उसके बाद शिव कुमार हैज बीन मेंटेनिंग ए स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट एट 30% ऑन द टर्नओवर. ये हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि क्या डिप्रिसिएशन होगा क्या, या फिर कुछ बैड डेट या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. ये क्या बोला है, ये बोल रहा है कि 30% जो है इनका जीपी मेंटेन होता है सेल के बेसिस पे, ये बताया है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है. पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या ट्रांजैक्शन है क्या इंफॉर्मेशन. उसके बाद बोल रहा है ये कहां पर यूज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में इस इंफॉर्मेशन को जीपी लिखने के लिए. आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 2001 8,000 एंड 31st March 2002 10,000. ऑन 31st March 2001 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000, ठीक है. तो ये सैलरी के बारे में बता रखा है, तो सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पर है इंक्लूडिंग सैलरी, तो इस पे हमें एक पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, ठीक है. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो ये सब हमारा पॉइंट आउट हो जाएगा एग्जाम टाइम में. अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एडिशंस इन फर्नीचर टुक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. बोल रहा है कि फर्नीचर का जो एडिशन हुआ है, मतलब जो नया फर्नीचर खरीदा गया है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदा गया है, ये इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है. देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो पीबीडीडी क्रिएट करना है उसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है ऐसा बोल रहा है, ठीक है. और क्वेश्चन हमारा खत्म. अब हम लोग को क्या करना है, मतलब कैसे करके हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे उस पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है. तो सबसे पहला टास्क होगा कि हम लोग अपना फॉर्मेट बना लेंगे और चीजों को एक के बाद एक पुट करते जाएंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 5 कर रहे हैं हम लोग. मिस्टर, नाम है कुछ ऐसा, श्री कुमार, शिव कुमार, अच्छा शिव कुमार, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2022. ये देखो 31st March 2022 का हमें ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना है. तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनना है. तो ट्रेडिंग के लिए मान लो कि इतना जगह लग जाएगा, बाकी पीएल के लिए एक इसमें हो जाएगा, ट्रेडिंग और पीएल इसमें हो जाएगा, ठीक है. ये ट्रेडिंग पीएल के लिए हो गया. उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट, थोड़ा सा जगह रख देते हैं बाई चांस अगर कम हो जाए. उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन
31 मार्च 2002। अपर एसिड्स लाइवली। ये हमें प्रिपेयर करके देना है शिव कुमार के जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट उन्होंने बोला है प्रिपेयर करके देने के लिए। अब हमें जो भी उससे मतलब उसके लिए जो भी वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला वर्किंग नोट हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया ये बनाए 31 मार्च 2002। हमें और एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा जो ये वाला होगा। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एनपीओ में करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिन्होंने पहले किया है, जिनका पहले था, अभी जिन्होंने किया, जिनका है, तो एनपीओ में भी ये चीज होता है। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनाते हैं जब हमारे पास कैपिटल मिसिंग होता है। तो इस क्वेश्चन में भी अगर देखोगे तो ये बैलेंस शीट जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि ये तो सोल प्रोप्राइटर है, इनका कैपिटल तो होगा कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर कैपिटल होगा। ये कैपिटल हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैपिटल कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट एनपीओ के केस में बोलते हैं, यहाँ पर इस बैलेंस शीट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ये एक हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए लगभग जितना जगह चाहिए होगा एक एस्टिमेशन वे में हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया एसेट्स लाइबिलिटीज। मुझे लगता है इतने में हो जाएगा, ठीक है, इतने में हो जाएगा। नेक्स्ट वर्किंग नोट हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर हमारे पास कैपिटल मिसिंग है, तो जरूर प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या क्या वर्किंग नोट बनाए, इस पे क्या ध्यान देंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन था वो सारी चीजों का हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। जैसे कि बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, डेटर, ठीक है, और सैलरी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जब पढ़ा था ये सारी चीजों पे हमारा जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन था, तो ये सब अकाउंट बनेगा ही बनेगा। बाकी अगर कुछ और भी हमें रिक्वायरमेंट लगेगा तो हम लोग बनाएंगे। तो बिल्डिंग पे एडिशनल इंफॉर्मेशन था, मैंने जब यहाँ टिक किया था, हम एक बार दिखा देते हैं, ऐसे टिक किया था, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार पे टिक किया था, बिल्स पेबल पे टिक किया था, बिल्स रिसीवेबल पे किया था, सन्ड्री डेटर पे किया था, क्योंकि डेटर पे बैड डेट इस तरह का इंफॉर्मेशन था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग से। बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग सबसे पहले। तो यहाँ लिख दिया बिल्डिंग। अभी हम अकाउंट ही लिख रहे हैं, फिर हम एक के बाद एक जो है वैल्यू पुट कर देंगे। हम पहले ये आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि हमें क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है, मतलब वर्किंग नोट क्या क्या बनाना पड़ सकता है। तो बिल्डिंग बना लेते हैं, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3। नेक्स्ट क्या बन सकता है, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, फर्नीचर बनाएंगे। फर्नीचर का अकाउंट, अच्छा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर ये हो गया 3। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 4। फर्नीचर का ना काफी सारा इंफॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है फर्नीचर के लिए मुझे थोड़ा सा जगह और रखना चाहिए। तो यहाँ पर जगह रख देते हैं, यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। अच्छा, इसके बाद मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार के बाद हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 5। मोटर कार के बाद हम लोग इन्वेंट्री भी बना लेंगे। इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो इसीलिए हमें ये बना लेना चाहिए। ये इसीलिए बना रहे बिकॉज यहाँ पर मिसिंग फिगर है, ठीक है। तो इन्वेंट्री बना रहे, अगर नहीं भी बनाते हैं ना इन्वेंट्री तो भी होता है, फिर भी हम एक बार बना के दिखा देते हैं, ठीक है, कि इन्वेंट्री, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हमें ऐसा लग सकता है कि इस पे वर्किंग नोट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना इन्वेंट्री। अच्छा, इसके बाद और एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बिल्स पेबल, इस पे बनेगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल।
इस पे बनना चाहिए बिल्स पेबल पे। अच्छा, और किस पे बनेगा? बिल्स पेबल, बिल्स सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर लिखते हैं सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर। यहाँ ना बिल्स रिसीवेबल बना लेते हैं कि ये जगह जो है बिल्स रिसीवेबल के लिए काफी होगा, बट सन्ड्री डेटर के लिए शॉर्ट हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल बनाते हैं, ठीक है। ये इसीलिए बस ताकि ये जगह हम सही से यूटिलाइज कर पाए। बिल्स रिसीवेबल, और कोई रीजन नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसा सीक्वेंस में लिखो ताकि खुद को भी समझ में आए कि हम लोगों से कुछ मिस तो नहीं हो गया। बिल्स रिसीवेबल लिख दिया मैंने, उसके पहले सन्ड्री डेटर था, तो सन्ड्री डेटर पे बनना चाहिए। ये सब तो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन था, इसी बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर ये सब अकाउंट बनाने का सोचा। अच्छा, इसके अलावा सन्ड्री डेटर हो गया। इसके अलावा नीचे कुछ कैश ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, तो उसको कहाँ पुट करेंगे? कैश एंड बैंक बैलेंस उसके लिए ओपन करना चाहिए, ठीक है। ये जो कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए कैश एंड बैंक बैलेंस का हमारा जो है ओपन होना चाहिए अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 9, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, तो जितना सारा लग रहा था प्रोबेबिलिटी। अच्छा हाँ, और एक चीज सैलरी का वो नहीं बनाया मैंने, सैलरी का भी बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ ये काफी ज्यादा जगह है, इस पे यहीं पर सैलरी भी बन जाएगा। यहाँ ये वाला सैलरी अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 10। तो 10 वर्किंग नोट तो बन गया, ठीक है। बाकी मतलब लिख लिया हम लोगों ने, बाकी देखते हैं और भी कुछ जरूरत होगा तो हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा पुट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में, ठीक है, ताकि कुछ भी हमारा मिस ना हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्डिंग, ठीक है। हम लोग ऐसे पुट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, या फिर ऐसे, ठीक है। दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ ही करते हैं। बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? पहला बात है जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन रहा है वहां पर ये बिल्डिंग का वैल्यू जाएगा 3,20,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग। यहाँ पर आ जाएगा 3,20,000। अच्छा, और ये वैल्यू कहाँ पर आएगा? बिल्डिंग अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वहां पर आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 3,20,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 3,20,000 से 3,60,000 हो गया है, तो इसका मतलब 40,000 का बिल्डिंग परचेज हुआ है, ऐसे दिख रहा है। लेकिन यहाँ ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन है बिल्डिंग अकाउंट के ऊपर, अगर देखे तो यहाँ बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन था कि बिल्डिंग पे जो है डिप्रिसिएशन वगैरह लगा है। तो हम लोग डिप्रिसिएशन वगैरह लगाने के बाद ही ये वाला वैल्यू जो है क्लोजिंग वाला पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्लोजिंग वाला ऐसे, बाई बैलेंस बीडी क्लोजिंग वाला यहाँ पर आएगा। कितना लिखा हुआ है? 3,60,000। हम इसे एक बार इनर कॉलम में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहा है ये हम बता देते हैं। ये हम आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट देखने के बाद हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें दिया हुआ है, ऐसा होगा नहीं नॉर्मली, ठीक है। तभी तो हमें अकाउंट सॉल्व करके देना है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, सारे एडजस्टमेंट पुट करने के बाद अगर 360 आता है बैलेंस, तो उसे हम लोग आउटर में ट्रांसफर कर देंगे। अगर नहीं आता है तो हम लोग उसे ठीक करेंगे। तो ये वाला जो है बिल्डिंग 3,60,000, अभी हम लोग कंफर्म नहीं है कि ये वाला मेरा क्लोजिंग बैलेंस एग्जैक्ट सही है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों का एक्चुअल बैलेंस शीट बन रहा है उसमें हम लोग ऐसे बिल्डिंग लिख के, ऐसे बिल्डिंग लिख के यहाँ पर रख देंगे जगह, ठीक है, कि बाद में हमें यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू पुट करना है, ताकि हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन एक के बाद एक मिलते जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर बोला है फर्नीचर 60 और 68,000। तो फर्नीचर का ओपनिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर। ये तो इसके बाद ही आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा वाला है? ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब ओपनिंग वाला। तो ओपनिंग का तो क्लोजिंग वैल्यू ही दिया हुआ है, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं। अब फर्नीचर अकाउंट में ये चला जाएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है, 60
68,000। अब मैंने इधर जगह रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें हमें ज्यादा बैलेंस चाहिए, सॉरी ज्यादा जगह चाहिए होगा, तो इसीलिए बाई बैलेंस शीट इधर लिख लेंगे। 68,000 हम एक बार इनर कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट होने के बाद इसे ठीक कर लेंगे। अब यहाँ फर्नीचर लिखा है, यहाँ भी फर्नीचर आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा फर्नीचर आ जाए। अच्छा, इसके बाद मोटर कार 80 दिखा रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ नहीं है, कंफर्म है, क्योंकि हमें बोला भी था मोटर कार पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो मोटर कार का ओपनिंग 80,000 मोटर कार वाले अकाउंट में लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी 80,000। और बाई बैलेंस सीडी ये 80,000 नहीं होगा, इसीलिए हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं। कंफर्म नहीं होगा क्योंकि इस पे डिप्रिसिएशन बोला था, तो 80 का 80 थोड़ी ना रहेगा, तो इसका मतलब इसे चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पर लिख लेते हैं मोटर कार। यहाँ पर भी आएगा डेटा मोटर कार का, ठीक है। ये डेटा हम लोग वर्किंग नोट से पुट कर लेंगे डायरेक्टली। अच्छा, मोटर कार के बाद इसके बाद आ रहा है इन्वेंट्री, जिसका ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इन्वेंट्री का ओपनिंग अगर मिसिंग है तो यहाँ पर इन्वेंट्री लिखेंगे, लेकिन डेटा पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डेटा पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ये डेटा गिवन नहीं है, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट है उस पे हम लोग डेटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है, 40,000, तो ये यहाँ पर क्लोजिंग जो है 40,000 लिख देंगे। अच्छा, और ये वाला कहाँ लिख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो डेटा जहां पर जाएगा हम लोग एट ए टाइम ही लिख देंगे, ताकि कुछ भी हमसे ना छूटे। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का 40,000, ये इस साल का है, ठीक है, 40,000। अच्छा, अब ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट बना रखा है मैंने, तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी खाली रखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 40,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बिल्स पेबल 28 और 16,000। तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, तो पहले यहाँ पर पुट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 28,000 ओपनिंग वाला, और क्लोजिंग वाला है बिल्स पेबल 16,000, ठीक है। अब बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट होगा कि नहीं वो हमें देख लेना पड़ेगा। क्लोजिंग वाला बिल्स पेबल तो हम लोग अकाउंट बनाने के बाद ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है नाम लिख के रखते हैं, ठीक है। बिल्स पेबल अमाउंट बाद में पुट करेंगे, चेक करने के बाद कि जो क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं होगा। तो बिल्स पेबल का यहाँ पर बाई बैलेंस बीटी लाइबिलिटी है, तो बाई साइड में जाएगा, टू बैलेंस सीटी। तो बिल्स पेबल 28 और 16,000। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 1,80,000 और 1,04,000, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो टू बैलेंस बीडी 1,80,000 और बाई बैलेंस सीटी 1,04,000। और ये वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा, कैश एंड बैंक 1,80,000 ओपनिंग वाला, कैश एंड बैंक ओपनिंग वाला 1,80,000, क्लोजिंग 1,04,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन देखने के बाद इसको भी चेक कर लेंगे हम लोग कि यही वाला हमारा क्लोजिंग जो है होगा कि नहीं होगा। सन्ड्री डेटर ओपनिंग 1,60,000, तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री डेटर ओपनिंग 1,60,000। तो अब डेट लिखना पड़ेगा, सन्ड्री डेटर टू बैलेंस बीडी 1,60,000। क्लोजिंग वाला हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बाई बैलेंस सीटी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, चलो ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर सन्ड्री डेटर को लिख लेते हैं कि हमारा एक आइटम सन्ड्री डेटर भी है, तो यहाँ पर आ जाए सन्ड्री डेटर।
नेक्स्ट देखो बिल्स रिसीवेबल 32,000 और 28,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका सारा वैल्यू जो है एडजस्टमेंट होने के बाद ही चेक करके पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे, बस मैंने लिख दिया, वो ओपन था तो इसीलिए। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस ये रहा 32,000। अच्छा, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी करके, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी है 32,000 और ये है 28,000, इनर कॉलम में लिख रहे हैं। अगर ये एडजस्टमेंट करने के बाद इतना ही निकल के आएगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000 और क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है 1,20,000। अब क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर में क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग एक क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, मैंने बोला रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अकाउंट जो है और भी बना सकते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 11, सन्ड्री क्रेडिटर, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, तो सन्ड्री क्रेडिटर का है 1,20,000 ये वाला। तो इससे क्या हुआ, देखो ऐसे करके लिखने से क्या हुआ, हमारे पास जो भी डेटा था सारा पुट हो गया। हाँ ऑब्वियसली इधर वाला डेटा मैंने हर जगह पे पुट नहीं किया, मतलब देखो जो वर्किंग नोट में जैसे बिल्डिंग का अकाउंट है वहां ये डेटा लिख रखा है, हम लोग चेक कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फाइनली जो बैलेंस शीट बनेगा वहां पर पुट कर देंगे। तो इसको और हमें फिर से रीड करने का या देखने का कोई जरूरत नहीं होगा, हम लोगों ने सारी चीज लिख ली है। अब कैश ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं सेल ऑफ ओल्ड पेपर एंड मिसलेनियस इनकम, तो इसका एंट्री हो जाता है कैश टू सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड मिसलेनियस इनकम। तो कैश अकाउंट में मतलब जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वहां पर हम लोग लिखेंगे टू मिसलेनियस इनकम, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं टू मिसलेनियस इनकम। तो मिसलेनियस इनकम कितना हो गया है 20,000, ठीक है, मिसलेनियस इनकम 20,000। क्या हर एक एंट्री का हमारा दो बार मतलब हर एक जो डेटा है वो दो बार पोस्ट होता है? बिल्कुल दो बार पोस्ट होगा, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। तो मिसलेनियस इनकम कहाँ पर जाता है? पीएल में जाता है, ठीक है। मिसलेनियस इनकम का जो डेटा है वो हम लोग का कहाँ पर सेकेंड टाइम पोस्ट होगा? पीएल में पोस्ट होगा। तो पीएल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाई मिसले सॉरी हाँ बाई मिसलेनियस इनकम बोल के 20,000 पीएल में लिखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पीएल में लिखेंगे, तो पीएल जो है लगभग अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, हम यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से ये क्लोजिंग स्टॉक है तो इतना काफी है, तो ये जीपी अगर आएगा तो यहाँ यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। मिसलेनियस इनकम, तो मिसलेनियस इनकम हो जाएगा 20,000, तो दो बार पोस्ट हो गया, ठीक है। इसमें और कोई भी हमें चेक नहीं करने का जरूरत है। कैश परचेज बोला है, तो कैश परचेज का एंट्री हो जाता है परचेज टू कैश, ठीक है। तो कैश अकाउंट में पहले लिख लो परचेज टू कैश, मतलब बाई परचेज। कैश अकाउंट कहाँ चला गया, ये रहा, इसमें लिखेंगे बाई परचेज। बाई परचेज ये हो गया 48,000, और हमें पता है परचेज ट्रेडिंग में जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज बोल के। अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा, जो कि है हमें पता है ओपनिंग स्टॉक है। क्यों है, कैसे पता है, देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक मिसिंग था ना, मतलब कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट होके आएगा, तो एक लाइन उसके लिए रख देते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का जगह रख देते हैं, इसीलिए मैंने हर एक चीज को लिख लिया ताकि जगह मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज, टू परचेज। अब ट्रेडिंग में तो हम लोग सारे परचेज लिखते हैं ना, चाहे कैश हो या क्रेडिट, तो कैश वाला तो हमें पता चल गया 48,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। अगर कोई क्रेडिट परचेज होगा, अगर होगा तो उसको लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर टोटल परचेज लिख देंगे। अच्छा, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करने का एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बाई क्रेडिटर लिखना पड़ेगा कैश एंड बैंक अकाउंट में, बाई क्रेडिटर कितना हो जाएगा 1,84,000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1,84,000 हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया। क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट भी मैंने बनाया तो इसमें लिखना पड़ेगा टू
कैश 1,84,000, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी एटसेट्रा 80,000। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस बोला है, तो इसको कहां पर लिखेंगे? मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस है 80,000, इसमें बोल रहा है सैलरी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो सैलरी कितना है वो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले जो ट्रेड एक्सपेंसेस है उसका एंट्री क्या होगा, वो अगर हम लोग पे कर रहे हैं इंक्लूडिंग सैलरी, तो इसका एंट्री हो जाएगा बाई मतलब मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश। तो मतलब यहाँ पर हमें सीधा बात है, यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस को इस तरह से दिखाना पड़ेगा, बाई मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब ये पेमेंट जो है इसमें सैलरी का पेमेंट भी इंक्लूडेड है, और ये अमाउंट है 80,000, ठीक है। अब क्या ये जो है अपने पीएल अकाउंट में लिख सकते हैं? हाँ, पीएल अकाउंट में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पीएल अकाउंट में क्या करेंगे? सैलरी ये लिख देंगे, लेकिन इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? सैलरी को एक्सक्लूड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम लोग सैलरी और मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस अलग अलग हेड में दिखा सकते हैं ना। तो उसके लिए हमारा सैलरी अकाउंट प्रिपेयर होना जरूरी है, तो वो जब प्रिपेयर होगा तभी लिख पाएंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, टू मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस और इंक्लूडिंग, ऐसे करेंगे, सैलरी एक्सक्लूड कर देंगे ना, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। ये डेटा जैसे बाहर लिखा हुआ है, तो हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं एक बार 80,000। जब एडजस्टमेंट हो जाएगा तब हम लोग इसे अलग से लिख लेंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ है, तो इसका एंट्री होता है कैश टू डेटर, तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू डेटर, टू डेटर 2 लाख। और डेटर अकाउंट में लिखना पड़ेगा, डेटर अकाउंट में लिखेंगे बाई कैश, तो डेटर अकाउंट कहाँ पर है? वहां लिखना पड़ेगा बाई कैश, बाई कैश 2 लाख। अच्छा, तो ये तो 2 बार एंट्री हो गया। अच्छा, उसके बाद बोला है कैश सेल, तो कैश टू सेल्स, तो टू सेल्स 80,000 कैश सेल, टू सेल्स 80,000, ठीक है। अब ये कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, सेकेंड बार पोस्ट हो जाता है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे बाई सेल्स, यहाँ पर कैश भी आएगा क्रेडिट भी आएगा, तो कैश तो हमें पता है कितना है 80,000, क्रेडिट जब आएगा तब वहां से लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बन गया। अब अदर इंफॉर्मेशन, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर 20,000, तो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ होने से इसका एंट्री क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करने का एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? डेटर में बाई बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे और बिल्स रिसीवेबल में टू डेटर, तो एंट्री तुम लोग को पता होगा, बिल्स रिसीवेबल का एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये रहा बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट मुझे मिल गया टू डेटर, ये एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल का, और अमाउंट है 20,000, ठीक है। और डेटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई बिल्स रिसीवेबल, डेटर अकाउंट में लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। अच्छा, ये कितना है? ये है हम लोग का 20,000। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि बिल्स पेबल 16,000, तो बिल्स पेबल का एंट्री होता है क्रेडिटर टू बीपी, ठीक है। तो क्रेडिटर टू बीपी, तो यहाँ पर लिखो टू बीपी, टू बिल्स पेबल 16,000, और बिल्स पेबल में लिखेंगे बाई क्रेडिटर 16,000, बिल्स पेबल में लिखेंगे बाई क्रेडिटर 16, बाई क्रेडिटर्स 16,000, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद बोल रहा है सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2001, मतलब प्रीवियस ईयर जो कि 20,000 का था वो बेच दिया गया है 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2001 को फॉर 8,000। ठीक है, मतलब इतना समझ में आ रहा है कि एक फर्नीचर था जिसका वैल्यू था 31 मार्च 2001 को 20,000 और इसे सेल कर दिया गया 30 सितंबर को 8,000 रुपीज से। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर इतना पहले समझ लो कि यहाँ पर हम लोग का जो 31 मार्च 2001 मतलब 1 अप्रैल 2001 में जिस एसेट का वैल्यू 20,000 था वो 30 सितंबर को बिका कितने में, 8,000 में। तो इस पे डिप्रिसिएशन इतने दिन का प्रोवाइड हुआ होगा, ये कितने दिन हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन इस पे प्रोवाइड होगा 20,000 पे, उसके बाद ये 8,000 पे बिका होगा। तो 6 मंथ्स का कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, रूल्स देखो क्या बोल रहा है, डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग, लेकिन हम लोग कर रहे हैं फर्नीचर एंड फर्नीचर। अच्छा, तो इसके बाद ही फर्नीचर बताया है 10%, दोनों पे ही 10%, तो 20,000 पे 10% डिप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स के लिए। तो पहले इतना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट में आते हैं, ये रहा बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन 20,000 वाला जो एसेट है 6 मंथ्स के लिए डिप्रिशिएट होगा और 10% रेट पे होगा, मतलब सीधा बात है 5%। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करके देखो 5% के बेसिस पे जो होगा उतना ही आता है। तो 1,000 हो गया, इसका मतलब 20,000 का एसेट 1,000 इस पीरियड में डिप्रिशिएट होने के बाद 19,000 का बन गया होगा और फिर इसे बेच दिया गया है 8,000 में। तो यहाँ पर बाई कैश जितने में बेचा गया सेल कितना, 8,000, तो लॉस हुआ है। ठीक है, कितना लॉस हुआ है वो बाई पीएल बोल के दिखाएंगे। कितना लॉस हुआ है, 20,000 का मशीन था जिसपे 1,000 डिप्रिशिएशन चार्ज होने के बाद ये 19,000 का हुआ और इसे बेच दिया गया है 8,000 में। तो इसका मतलब टोटल 11,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, टोटल 11,000 का लॉस हो रहा है। यहाँ तक तो हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया जो कि फर्नीचर रिलेटेड था। अच्छा, अब देखो आगे फर्नीचर रिलेटेड क्या बोल रहा है, डिप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ्स, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एंड फॉर एडिशन टू बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग का तो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फर्नीचर का ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 60,000 वाला फर्नीचर है उसमें से जो फर्नीचर बिक गया वो 20,000 का था। ठीक है, तो बाकी फर्नीचर तो बचा हुआ होगा, उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस लिखा था शायद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देख सकते हो फर्नीचर का मैंने क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखाया है, 68,000। इसका मतलब बिकने के बाद देखो ये 68,000 जो बोल रहा है, अगर तुम लोग कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 68,000 नहीं आएगा, क्योंकि देखो फर्नीचर पे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि सही है कि हमें कुछ इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब ये वाले बैलेंस पे कैसे पता करेंगे। यहाँ पर मेरे पास अगर 60,000 का जो है फर्नीचर था टोटल, ठीक है, उसमें से ये लेस हो जाएगा 1,000। ठीक है, मतलब लेजर बैलेंस अगर करते हैं सिंपल तो 8,000 लेस हो जाएगा, 11,000 लेस हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आना चाहिए 40,000। लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि वैल्यू कितना है, 68,000। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एसेट खरीदा गया होगा। ठीक है, कितना एसेट खरीदा गया होगा, फिर 28,000 का एसेट खरीदा गया होगा। कैसे पता चलेगा, 68,000 क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है जबकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस तो निकल के आ रहा है 40,000। तो इसका मतलब 28,000 का जो है नया गया होगा। ठीक है, ये कैसे पता किया हम लोगों ने, फर्नीचर का जो हमारे पास डेटा अवेलेबल था ओपनिंग इतना क्लोजिंग इतना, लेकिन हम लोगों ने जब देखा इंफॉर्मेशन की जो ऐसे फर्नीचर थे उसमें से सेल हो गए, सेल होने के बाद 40,000 का बचना चाहिए, लेकिन दिखा रहा है कि बचा हुआ है 68,000, इसका मतलब परचेज हुआ है। ठीक है, तो कितना परचेस हुआ है, तो ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग 68,000 माइनस 40,000, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 28,000 का हम लोगों ने परचेस किया। अगर हम लोगों ने 28,000 का एसेट परचेस किया है तो इसका मतलब हमारा ये देखो
टोटल 68,000 दिख रहा है क्लोजिंग, इसका मतलब पहले से 40 था और हम लोगों ने 28 खरीदा, तभी तो मिला के हुआ 68,000। अब ये 68,000 के एसेट पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्नीचर 60,000 से 68 क्यों बना? इसका मतलब 60,000 में ये सब सेल होने के बाद 40 बच रहा था, लेकिन दिख रहा है कि 68 टोटल, मतलब 28 परचेज हुआ है। अब ये जो 68,000 है इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा बचे हुए सारे फर्नीचर पे, तो बचा हुआ फर्नीचर टोटल कितना है? 68,000 है, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस पे डेप्रिसिएशन का एंट्री कैसे होगा? बाय डेप्रिसिएशन बोल के यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। बाय डेप्रिसिएशन 68,000 पे कितना लगेगा? 10%, तो कितना हो जाएगा? 6800। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आएगा। ये हमें क्या करना पड़ेगा? 68,000 पे अगर 6800 का डिप्रिसिएशन लग जाएगा तो बचा हुआ वैल्यू कितना है वो लिखना पड़ेगा, 68,000 माइनस 6800। तो इसका मतलब 61,200 बचा हुआ वैल्यू आएगा। अब टोटल करके देखेंगे कि दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं। तो 61,200 6800 प्लस ये हो जाएगा 20,000, तो यहाँ पर हो गया 88,000 और इधर भी देखो 88,000 आ रहा है, 60 और 20 है ना, यहाँ पर हो गया 88,000। तो ऐसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉजिकली कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है सही है कि नहीं, क्योंकि 60,000 से इतना इतना सेल होने के बाद, मतलब 20,000 का एसेट चले जाने के बाद एसेट का वैल्यू 40,000 होता है, जबकि एसेट का वैल्यू दिखा रहा है कि एसेट का वैल्यू है 68,000। मतलब नया 40,000 जो है 40,000 जो हो रहा था वो 68,000 यानी 28,000 का एसेट खरीदा गया। यानी अभी टोटल फर्नीचर कितना है? पहले का 40, अभी का 28, और दोनों में सेम रेट ऑफ डिप्रिशिएशन ही लगेगा 10%, क्योंकि हमें अलग अलग कुछ नहीं बोला है कि नए खरीदे गए फर्नीचर पे अलग डिप्रिशिएशन लगेगा, इसीलिए ये वैल्यू होगा। अब रहा बात कि इसे हम लोगों को कहाँ कहाँ पुट करना चाहिए। तो पहला बात है, ये फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया 61,200, वो तो सबसे पहले यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया 61,200 वो तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 61,200 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अच्छा, दूसरा ये जो डेप्रिसिएशन है ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? पीएल में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन जगह रखा हुआ है एडजस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब ये कितना लिखना पड़ेगा? इस साल में जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ है पूरा ही हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो कितना कितना अमाउंट हो जाएगा देख लो यहाँ पर। ये वाला तो आएगा ही 1000 और उसके साथ ये वाला आ जाएगा 6800, 1000 प्लस 6800, 1000 प्लस 6800, मतलब 7800। ये हो जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो भी हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वो आया है 11,000। ठीक है, लॉस ऑफ सेल और फर्नीचर ये 11,000 निकल के आए। तो बाकी चीज हम लोगों ने लिख लिया। ये देखो कैसे लिख लिया बाकी चीज, देखो सिंपल है। यहाँ पर हम लोगों ने जो 6,000 है ये हम लोगों ने कहाँ लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। समझ के देखो कि सारी चीज पुट हो गए। ये डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा? पीएल में लिखा। ठीक है, अच्छा ये जो लॉस हुआ ये कहाँ लिखा? ये पीएल में लिखा। अच्छा, ये वाला हम लोगों ने कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये वैल्यू एड ऑन होके ही तो वो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया ना। ये 28,000 जो हम लोगों ने खरीदा ये सब वैल्यू एड ऑन होके ही तो 61,200 निकल के आया। तो ये 61,200 हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो कैश आया सेल, ये कहाँ लिखना पड़ेगा? ये कैश एंड बैंक बैलेंस में लिखेंगे। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस जो बन रहा है हम लोग का, कहाँ गया? ये रहा। कैश एंड बैंक बैलेंस में हम लोग लिखेंगे टू सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पर सेल ऑफ फर्नीचर 8,000, 8,000। ठीक है, ये वाला बाकी था तो ये भी मैंने बता दिया कहाँ पुट होगा। फर्नीचर अकाउंट क्लोज हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है कि डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 10% जाएगा और मोटर कार पे 20%। तो बिल्डिंग पे 10% जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं बिल्डिंग के लिए एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन 10%। तो यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन। अच्छा, बिल्डिंग के बारे में ना और भी कुछ बताया था। डेप्रिसिएशन ये नीचे बताया था,
एडिशन इन फर्नीचर और नहीं, कहाँ पर बताया था आउटस्टैंडिंग, एडिशन टू बिल्डिंग। अच्छा हाँ, यहाँ पर देख के पता चलेगा ना कि एडिशन है कि नहीं। मैंने लिख रखा है डिटेल्स, ये देखो। बिल्डिंग मेरा 3,20,000 से 3,60,000 यानी नया बिल्डिंग कितना खरीदा गया होगा, टू बैंक, यहाँ पर 3,60,000 बिल्डिंग का वैल्यू हो गया है 3,20,000 से, और बीच में कोई सेल नहीं हुआ है बिल्डिंग का और कुछ सेल नहीं हुआ है, तो 3,20,000 ओपनिंग था, 3,60,000 क्लोजिंग में हो गया, यानी 40,000 का बिल्डिंग खरीदा गया। आप डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो डिप्रिसिएशन कितने पे लगाएंगे वो हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बोला है कि डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे है 10%, और डिप्रिसिएशन कैसे होगा, एडिशन टू बिल्डिंग फॉर द होल ईयर, मतलब 40,000 पे जो है वो 12 मंथ्स का लगेगा, और 3,20,000 पे भी 12 मंथ्स का लगेगा। ये तो 12 मंथ्स का लगेगा जो बिल्डिंग था। डिप्रिसिएशन कैसे लगना चाहिए था, 3,20,000 का जो है इस पे तो हमारा 10% 12/12 होने वाला ही था, ठीक है। लेकिन हम हमारा बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस 360 दिखा रहा है, इसका मतलब 40,000 और भी खरीदा गया, तो मतलब 40,000 पे भी होल ईयर लगेगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता दिया है, तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली 3,60,000 पे 10% मतलब 36,000। तो अगर ये 36,000 होगा तो क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं होगा, यहाँ से डेप्रिसिएशन हटा देंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 3,60,000 आ रहा है, 3,60,000 माइनस 36,000, 3,24,000, ठीक है। तो ये आ गया 3,60,000। अब ये कहाँ कहाँ पुट होगा, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है बिल्डिंग का वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा, और ये बैंक लिखा है मैंने, इसको कैश लिख देते, कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो वो कैश अकाउंट में चला जाएगा, तो 40,000 बैंक लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो बैंक लिखा हुआ रहने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम, वर्किंग नोट ही है। वैसे भी अकाउंट का नाम कैश एंड बैंक बैलेंस है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना निकल के आया है, बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया 3,24,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 3,24,000। डिप्रिशिएशन लिखेंगे यहाँ पर, टू डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, और ये वैल्यू हो रहा है 36,000, ठीक है। 36,000 अभी भी कैलकुलेट किया, देखो 36,000 ये लिख दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, ठीक है। ओपनिंग तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख चुके हैं, और ये जो है कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग बोल के 40,000, यहाँ पर बाय बिल्डिंग बोल के 40,000, बाय बिल्डिंग 40,000। क्योंकि ये वाला देखो कैश एंड बैंक है, तो इसीलिए हम लोग जहां पर भी लिख रहे हैं ना, मतलब अगर हम बोले कि एकदम सही आंसर क्या होगा, इसे कैश एंड बैंक या बैंक एंड कैश, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए हमेशा, टू कैश एंड बैंक, क्योंकि मेरा जो लेजर है वो कैश एंड बैंक का बना हुआ है, इसीलिए कैश एंड बैंक ये सही होगा लिखने का तरीका। बाकी क्योंकि ये वर्किंग नोट है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का ये वाला पॉइंट 2 जो है वो हो गया। फिर बोल रहा है एक डेटर है जिसके पास से 8,000 मिलने वाला था, वो बैड डेप्ट हो गया है, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना है 2%, ठीक है। तो हम लोग अभी डेटर वाले अकाउंट पे चलते हैं, तो डेटर वाले अकाउंट पे देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। ये रहा डेटर का है, ठीक है। तो डेटर में बोला है कि एक बैड डेप्ट हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं बैड डेप्ट कितना हुआ है, 8,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैड डेप्ट, बाय बैड डेप्ट 8,000, और ये बैड डेप्ट और एक बार कहाँ पोस्ट होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 बार पोस्ट होगा ना, पीएल में पोस्ट होगा, टू बैड डेप्ट, ठीक है, टू बैड डेप्ट 8,000, टू बैड डेप्ट 8,000। अच्छा, आगे क्या बोला है कि 2% रिजर्व क्रिएट करना है, ठीक है। तो 2% रिजर्व क्रिएट करेंगे, वो हम लोग डेटर के अकाउंट में जो है क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका डेटर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस कुछ दिया था कि नहीं वो चेक करते हैं। नहीं, डेटर का हमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो हमें क्रेडिट सेल भी तो निकालना पड़ेगा, वो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करेंगे, तो मुझे लगता है डेटर का बैलेंस हमें यहाँ पर था एक डेटर, ठीक है, ये तो मैंने लिखा। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल
अच्छा नहीं, इसे बिल्स रिसीवेबल अभी नहीं, एक सेकेंड। यहाँ पर हम लोगों ने 8,000 जो है बैड डेट दिखा दिया और प्रोविजंस क्रिएट करना है 2%, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है। तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? सन्ड्री डेटर कितना है पहले देख लेते हैं, क्लोजिंग पता चलेगा तब ना हम लोग इस पे पीबीडीडी क्रिएट कर पाएंगे, अभी तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे जब तक हमें क्लोजिंग सन्ड्री डेटर नहीं पता चल जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी डील नहीं कर पा रहे, इसको रहने दो। उसके बाद का देखते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये 30% है इनका, तो 2 GP, यहाँ पर 2 GP 30% ऑन सेल, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 GP, ब्रैकेट में लिख देते हैं 30% ऑन सेल, सेल का वैल्यू जब आएगा यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 2001 वाज 8,000 एंड 31st March 2002 10,000, तो ये लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैंने एक अकाउंट बनाया था, ये रहा। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी होगा, तो यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अच्छा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी देखते हैं कितना कितना बोला है, 8,000 और 10,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000 और यहाँ पर लिखेंगे 10,000। अच्छा, ये यहाँ के अलावा और एक जगह पे भी जाना चाहिए, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना है यहाँ पर आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला वहां पर जाना चाहिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, ठीक है। अच्छा, और क्लोजिंग वाला जो है वो इधर आएगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, ये कितना लिखेंगे, क्या हम लोग लिख ले या फिर चेक कर ले पहले उसके बाद लिखेंगे? बाद में लिखेंगे अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो। अच्छा, ये बोला है 10,000, 31st March 2001 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 40,000, किस चीज का? सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन बोला है, तो सैलरी सैलरी ही होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी का क्रेडिट बैलेंस हमें बता रखा है, ये अमाउंट है, ये देखो कितना बताया, 40,000, ठीक है। 40,000 बताए, तो ठीक है, पहले हम लोग अकाउंट में पुट करते हैं, सैलरी का जो अकाउंट बना रखा है उस पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल, क्योंकि क्रेडिट हो रखा है तो पीएल टू सैलरी, तो बाई पीएल कितना हो जाएगा, हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। एक मिनट, पहले इसे हम लोग क्लोज कर लेते हैं, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। एक मिनट, यहाँ पर बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी 31st March 2001 8,000 है और 31st March 2002 10,000 है। अच्छा, पहले ये अकाउंट हमारा ये लिख दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर बोला है ऑन 31st March 2001, जो 31st March 2001 का सैलरी पीएल अकाउंट था, इस बार का नहीं, जो 31st March 2001 का पीएल अकाउंट था वहां पर क्रेडिट बैलेंस है 40,000, ऐसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 40,000, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग, इसका मतलब ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बता रहा है कि प्रीवियस ईयर में हम लोग का पीएल से क्रेडिट मतलब नेट प्रॉफिट 40,000 था, ठीक है। तो इसको हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख सकते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर का पीएल कितना था, तो यहाँ पर लिख देते हैं पीएल 40,000, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस के साथ एडजस्ट होके आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है तो अलग से भी लिख सकते हो। देखो, दो ऑप्शन है, 40,000 यहाँ भी लिख सकते हो अलग से, नहीं तो जैसे कैपिटल में ऐड करके लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये 40,000 लिख दिया क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने पुट भी कर दिया है, 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर कैश। बोल रहा है कि टोटल सेल का 20% और टोटल परचेज का 20% कैश है, तो क्रेडिट कितना हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 80%, ठीक है। टोटल सेल का 80% क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ आते हैं, यहाँ कहीं सेल था शायद हमारा, ये रहा डेटर में, ये देखो डेटर में, डेटर अकाउंट अगर हम लोग देखते हैं तो डेटर में ही हम लोग का कौन सा सेल दे रखा है, कैश सेल दे रखा है, तभी तो कैश टू डेटर हम लोग का आंसर आया है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया है कैश टू डेटर। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें,
ये देखो कैश टू डेटर ये कितना परसेंट है, पहले ये आइडेंटिफाई करो। तो कैश टू डेटर ये कितना परसेंट है, ये हम लोग का कैश सेल जो है बोला है कि 20% ऑफ टोटल सेल एंड टोटल परचेज आर फॉर कैश। तो क्रेडिट सेल कितना होगा, ऐसे करके लिखेंगे टू सेल्स, यहाँ पर क्रेडिट सेल भी होगा। कंफर्म है क्रेडिट सेल होगा, क्यों, तो क्रेडिट सेल का एंट्री डेटर टू सेल, कैसे पता चला क्रेडिट सेल होगा, क्योंकि टोटल सेल का 20% कैश है, ठीक है, और बाकी जो है वो हम लोग का क्रेडिट सेल होगा। तो इसका मतलब ये जो 2 लाख है, ये ये कैश कलेक्शन था या कैश सेल था, पहले ये चेक करते हैं। 2 लाख था कलेक्शन, कैश सेल था 80,000, कैश सेल था 80,000। तो 80,000 कितने का वैल्यू है, 80,000 फिर 20% का वैल्यू है, क्योंकि क्रेडिट सेल तो हमें बोला है कि कैश सेल 20%, तो क्रेडिट 80, तो ये जो है 20% का वैल्यू है, तो 80% का वैल्यू कितना होगा, इससे हमारा क्रेडिट सेल निकल के आएगा, क्योंकि 80,000 कैश सेल था जो कि 20% से बराबर है। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 80, तो ये हो गया 3,20,000। कि ये 3,20,000 हो जाएगा। और ये क्रेडिट सेल हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल का हम लोगों ने कॉलम बनाया, कैश के नीचे क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है, कैश के नीचे क्रेडिट लिख देंगे 3,20,000, और ये टोटल करने से हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। और जैसे ये हमें 4 लाख मिल गया तो हम लोग जीपी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लाख पे 30% मतलब 12,000 होगा या 1,20,000 होगा, चेक करते हैं। 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें सीक्वेंस में कैलकुलेट करते हुए करना है। अच्छा, डेटर का तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग क्रेडिटर का भी करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर में हम लोगों का देखते हैं कि 20% ही होगा। क्रेडिट कैश परचेज कितना है, कैश परचेज है 48,000, ठीक है, कैश परचेज है 48,000। तो क्रेडिट परचेज का एंट्री होता है बाई परचेज, परचेज टू क्रेडिटर, तो परचेज बोल के लिखेंगे। ये कैश परचेज है 48,000 और ये 20% का वैल्यू है, तो 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 80, तो ये हो गया 1,92,000। 1,92,000 ये हम लोग का परचेज निकल के आ गया, ठीक है, क्रेडिट परचेज 1,92,000, ये हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 1,92,000, और इस पे टोटल करेंगे 48,000, तो ये हो गया 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 निकल के आ गया। अच्छा, अब जैसे ये कैलकुलेट हो गया, हम लोग ट्रेडिंग को क्लोज कर लेते हैं। क्यों क्लोज कर लेंगे, ताकि हमें ओपनिंग स्टॉक मिल जाए जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर करके आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 4,40,000, और तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने सारा डेटा पुट कर लिया है। 4,40,000 माइनस माइनस यहाँ पर पहले प्लस कर लेते हैं 1,20,000, तो ये हो गया 3,60,000 माइनस 44,000, तो ये हो जाएगा 80,000। ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक निकल के आ गया। अच्छा, अब ये जीपी हम लोग ब्रॉट डाउन कर सकते हैं 1,20,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,20,000। अच्छा, ये ओपनिंग स्टॉक कहीं लिखना है, हाँ हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, कहाँ लिखेंगे, पहले तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर बाकी था हम लोग का 80,000, और कहाँ लिखेंगे, क्योंकि मैंने इन्वेंट्री अकाउंट बना रखा है तो वहां पर भी पुट हो जाएगा 80,000। 80,000। अच्छा, मोटर कार का शायद मेरे से स्किप हो गया, लिखते लिखते, मोटर कार भी शायद इसी में डिप्रिशिएशन दिया था, इसी के अंदर मोटर कार का 20%, हाँ ये लिखना भूल गया, अकाउंट देख के याद आ गया, तो बाई डिप्रिशिएशन, ठीक है, 80,000 पे 20%, तो 16,000, तो ऑब्वियसली डेप्रिशिएशन लगेगा तो ये 80,000 थोड़ी ना रहेगा, तो 80,000 माइनस 16,000, तुम लोग चाहो तो ये ऐसे नहीं लिख के डायरेक्टली भी एडजस्ट कर सकते हो, तो 80,000 माइनस 16,000, 64,000, ठीक है। अच्छा, ये मोटर कार का बैलेंस कहाँ जाएगा, ये 64,000 जो है ये हम लोग का चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 16,000 पीएल में जाएगा, 64, और ये वाला चला जाएगा
टू डिप्रिशिएशन ऑन मोटर कार, टू डिप्रिशिएशन ऑन मोटर कार। डिप्रिशिएशन ऑन मोटर कार आ रहा है हम लोग का 16,000। एक बार चेक कर लेते कितना आया। हाँ 16,000, 16,000 ठीक है। अच्छा, और देखते हैं क्या पॉइंट बाकी है हम लोगों का। बिल्डिंग क्लोज हो चुका है, फर्नीचर क्लोज हो चुका है। पहले यहाँ पर आते हैं जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया 20% सेल, तो बाकी सारी चीज हम लोगों ने जो है लिख लिया। अब रहा कि अकाउंट को क्लोज करके जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे पुट करने का बारी है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 भी हमारा क्लोज हो जाएगा। क्लोज होके हमें मिलेगा कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट जो लाइन बाय लाइन है उसे क्लोज करते हुए चलते हैं, ठीक है। और जो क्लोज हो गया है पहले से वो हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टोटल लगाएंगे तो कैपिटल निकल के आ जाएगा 3,20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 32,000। तो 9,12,000 आ गए। 9,12,000 माइनस 1,20,000 माइनस 28,000 माइनस 48,000। तो 7,16,000 आ रहा है। ये क्या निकल के आ गया? कैपिटल। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। एक्चुअली ये पीएल को इधर ही लिखने से बेटर होगा, नहीं तो एक कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोग का। ये पीएल इधर ही लिखो क्योंकि कैपिटल में पीएल ऐड करके ही जाता है। तो 7,16,000 ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल का मतलब सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल प्लस पीएल होता है। इसीलिए जब हम लोग वैल्यू ट्रांसफर करेंगे ना, जो हमारा मेन बैलेंस शीट है वहां पर, तब हमें कितना लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग सिर्फ 7,16,000 ट्रांसफर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमें कितना ट्रांसफर करना चाहिए? इसके साथ एडेड अमाउंट जो है वही ट्रांसफर करना चाहिए। तो 7,56,000, क्योंकि हम लोग तो ऐसे लिखते हैं ना, कैपिटल मतलब कैपिटल प्लस पीएल। अब अलग अलग लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ट्रांसफर करोगे तो 7,16,000 नहीं, 7,16,000 40 दोनों ट्रांसफर करना पड़ेगा, या फिर टोटल करके लिखो ताकि गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा, जो ओपनिंग वाला है वो है 7,56,000, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो एड या लेस हो जाएगा। तो पहला हम लोग का ये वाला क्लोज हो गया, और इससे जो भी लिखना था वो लिख दिया। बिल्डिंग क्लोज्ड है ऑलरेडी, फर्नीचर भी क्लोज्ड है, मोटर कार भी क्लोज हो गया। अच्छा, अब बचा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का जैसे कि मैंने बोला था, अगर नहीं भी बनाते हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर भी बना लिया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज, ठीक है। स्टॉक जो है वो परचेज करने से बढ़ता है, तो परचेज कितना हुआ है चेक करो, यहाँ पर ट्रेडिंग में मिलेगा। परचेज हुआ है हम लोग का 2,40,000, ठीक है। टोटल परचेज हुआ है हम लोग का 2,40,000। तो स्टॉक जो है परचेज करने से बढ़ता है, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो 2,40,000 का परचेज हुआ है, पहले से 80 था। तो इसका मतलब टोटल स्टॉक कितना होना चाहिए? 2,40,000 प्लस 80,000, 3,20,000 होना चाहिए। लेकिन स्टॉक कितना दिख रहा है? 40,000। इसका मतलब बाकी सेल हो गया होगा। और स्टॉक का वैल्यू बाई सेल बोल के नहीं लिखा जाता है, हमेशा लिखा जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो तुम लोग कॉस्टिंग में काफी बार देखते हो, ठीक है। तो ये हो गया 2,80,000। क्या ये सही आया है? बिल्कुल सही आया। कैसे करके कैलकुलेट किया मैंने, कैसे पता चला सही आया 2,80,000? ये देखो यहाँ पर जो हम लोग का 4 लाख पे 1,20,000 का जो है, ये सेल पे 1,20,000 का हमारा प्रॉफिट आया हुआ है। इसको माइनस करके देखने से ही पता चल जाएगा कि कितना हमारा COG, मतलब COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेज, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,80,000 कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। तो ये वाला इसीलिए नेसेसरी नहीं है बनाना। क्यों? क्योंकि देखो इसका कहीं पर भी कुछ पुट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डाल दिया था, ठीक है। ये वाला कहा जाएगा, ये जो इन्वेंट्री का क्लोजिंग, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं दिया था। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आया, ये हमारे पास गिवन था, ये हम लोग का चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर किया। इसको ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं, ये ट्रेडिंग में
प्रेजेंट खुद ब खुद होता है 2,80,000 और परचेस तो ट्रेडिंग से ही लिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोगों ने नहीं लिखा है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो लिख लेते हैं 40,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 40,000 लिख लेते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है मेरा, चलो ये लिख लिया था मैंने। इन्वेंट्री के बाद हम लोग बिल्स पेबल अकाउंट पे चलते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो इतना बिल्स पेबल है और इतना क्रेडिटर ने और भी बिल्स जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो टोटल बिल्स पेबल हम लोग का पहले से 28 था और अभी 16, तो 44,000 बिल्स पेबल हो चुका है, लेकिन हमें क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है सिर्फ 16। इसका मतलब बाकी क्या हो गया, हम लोगों ने पे कर दिया होगा। तो बिल्स पे करने से एंट्री क्या होता है, बीपी टू कैश एंड कैश और बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश एंड बैंक, क्योंकि हमारा जो लेजर है वो कैश एंड बैंक बोल के है, तो 44,000, ठीक है। तो कैश एंड बैंक कॉलम में हम लोग बाई बीपी बोल के 28,000 लिखेंगे, यहाँ बाई बीपी 28,000, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी देखो इस पे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है, ये अभी हम लोगों ने क्या कितना कैलकुलेट किया, ये वाला बैलेंसिंग फिगर किया, ठीक है। बाकी हम लोगों ने लिखा हुआ है बिल्स पेबल ओपनिंग में, क्लोजिंग वाले में नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग वाले में नहीं लिखा है, चलो अभी लिख लेते हैं 16,000, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही लिख दिया, 16,000 आ गया क्लोजिंग वाला, क्योंकि क्लोजिंग वाला डेटा मैंने रख दिया था ना कि अगर इसको सही करना पड़े। तो बिल्स पेबल में हम लोग का हो गया 16,000, और ये जो ओपनिंग वाले में लिख दिया कैश एंड बैंक, हमारे कैश एंड बैंक अकाउंट में चला गया, और क्रेडिटर ये वाला क्रेडिटर अकाउंट में ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है। ये देखो 16,000 क्रेडिटर अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो 2 बार एडजस्टमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला कौन सा अकाउंट आता है, नेक्स्ट आ रहा है हम लोग का बिल्स रिसीवेबल का। तो बिल्स रिसीवेबल का हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में यहाँ पर 32,000 का बिल्स रिसीवेबल था और भी 20,000, मतलब 52,000 का टोटल जो है रिसीवेबल हुआ। अब क्लोजिंग कितना दिख रहा है, 28,000 दिख रहा है, इसका मतलब बाकी पैसा हमें मिल गया होगा, ठीक है। इसमें और कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो ये आउटर में लिख दो, इस पे तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं ना, तो इसको आउटर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, कैश एंड बैंक, ठीक है। पैसा मिलने से ही बिल्स रिसीवेबल कम हो जाता है। यहाँ तो कुछ डिसऑनर बोला नहीं है, डिसऑनर होने से भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में डिसऑनर नहीं बोला है। 52,000, तो 52 माइनस 28, 34,000, ठीक है, तो सॉरी 24,000। तो ये 24,000 कैश एंड बैंक बैलेंस पे जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल पे, टू बिल्स रिसीवेबल 24,000, ठीक है। ये यहाँ पर पोस्ट हो गया, क्रॉस पोस्टिंग, ये हम लोगों ने लिख दिया होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा हुआ है, और ये डेटर में बैलेंस डेटर में गया होगा, और ये क्लोजिंग वाला लिख लेते हैं 28,000 यहाँ पर, 28,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अकाउंट है बिल्स रिसीवेबल के बाद, डेटर। तो डेटर का अकाउंट क्लोज करते हैं, 1,60,60 है, और ये कितना है, ये है हम लोग का 3,20,000। अच्छा, बाई बैलेंस सीडी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टोटल डेटर, डेटर से हमारा रिसीवेबल हो जाएगा 4,80,000, 4,80,000 हमारा रिसीवेबल था, लेकिन उसमें से 2 लाख मिल चुका है तो अभी नहीं मिलेगा, 20,000 बीआर हो चुका है, और ये 8,000, ठीक है। तो बैलेंस करके देखते हैं क्लोजिंग कितना आ रहा है। 4,80,000 में से रिसीवेबल है 2 लाख ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है। 20,000 का बीआर ड्रॉ हो चुका है, तो डेटर कैंसिल हो जाएगा, और 8,000 बैड डेप्ट हो गया है तो नहीं मिलेगा, तो क्लोजिंग निकल के आता है 2,52,000। ये हम लोग का क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में चला जाएगा। बाकी सारी चीज हमारे हर एक जगह पे पोस्टेड है, 2,52,000 क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में चला जाएगा, सन्ड्री डेटर। अच्छा, ये लेकिन डायरेक्टली सिर्फ क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में, इसमें पीबीडीडी का भी पॉइंट आएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसे नीचे लिख देते हैं, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट 2,52,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट से डेटा मिल गया, और यहाँ पर हम लोग लेस कर देंगे पीबीडीडी, जिसका हम लोगों ने एडजस्टमेंट नहीं दिखा, चाहो तो उस अकाउंट में भी दिखा सकते हो। तो पीबीडीडी कितना है, पीबीडीडी बोला है 2%, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 2%, तो 2% यानी कितना हो जाएगा, 2,52,000 पे 2%, तो ये हो जाता है 50,000
40, ठीक है। 5040 ये लेस करके देख लेते हैं कितना बैलेंस आ जाएगा। 252, 2,46,960, ठीक है। ये चाहो तो उस अकाउंट में भी करके दिखा सकते थे, मैंने यहाँ पर दिखा दिया। और ये वाला हम लोग का और एक बार पोस्ट हो जाएगा पीएल अकाउंट में, 2 पीबीडीटी को, 2 प्रोविजन, नहीं ये पीबीडीटी नहीं था, ये शायद डिस्काउंट, हाँ पीबीडीटी, पीबीडीटी 5040 ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। पीएल में भी आ जाएगा। अच्छा, अब कौन सा अकाउंट क्लोज होगा चेक करते हैं। इसके बाद हम लोग का ये वाला अकाउंट क्लोज होगा। डेटर हो गया कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक वाला चेक करते हैं। कैश एंड बैंक वाला अकाउंट अभी हम लोग क्लोज करेंगे, तो देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर क्या था, ये पहले क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, क्रेडिटर का, क्योंकि कैश बैंक जो है सबसे लास्ट में ही क्लोज करना चाहिए, कहीं पर अगर कुछ पेमेंट वगैरह रहे तो। अच्छा, इसका टोटल कर लेते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा 3,12,000, ठीक है। ये 3,12,000 हो गया। ये क्रेडिटर को इतना पे करना है और इस साल के लिए इतना। ये प्रीवियसली 1,92,000 था और सॉरी प्रीवियसली 1,20,000 था, करेंटली 1,92,000, 3,12,000 का पेमेंट करना है, जिसमें से पेमेंट हो चुका है 1,84,000 का, और कुछ का बिल्स बन चुका है तो वो बिल्स कैटेगरी में चला जाएगा, बचा 1,12,000, ठीक है। ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएगा, 1,12,000 हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा क्रेडिटर का। यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर 1,12,000। अच्छा, इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, लास्ट अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। और ये कैश एंड बैंक, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बना लेते हैं। यहाँ पर 10,000 है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। यहाँ पर है 8,000, इधर भी फिर 10,000 आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पर आ जाता है 2,000 पीएल में, मतलब पीएल में सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के जाएगा 2,000। पीएल अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के जाएगा 2,000, ठीक है। मतलब ऐड होगा, इस साल का है, ड्यूरिंग द ईयर का है। तो यहाँ पर अब ये वाला इंफॉर्मेशन हम लोग एक बार रीड करके देखते हैं, जो कि बोला गया था कि आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी एटसेट्रा, ये बता रखा था 80,000, ठीक है। अच्छा, तो 80,000 इसमें इसमें से हम लोग कितना लेस करेंगे, ये देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोला है 80,000, इसमें सैलरी इंक्लूडेड है। सैलरी का आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, अभी हम लोगों ने दिखाया, जो कि हम लोग को देखो, अब इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग कर देते हैं, एक्सक्लूडिंग सैलरी, ठीक है। हमें सैलरी का पोर्शन अलग कर लिया, तो एक्सक्लूडिंग सैलरी कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। एक्सक्लूडिंग सैलरी हम लोग का, अच्छा ये इंक्लूडिंग सैलरी बोला है, ऐसे नहीं दिखा सकते, एक सेकेंड, इंक्लूडिंग ऐसे लिखना पड़ेगा। इंक्लूडिंग सैलरी हम लोग सैलरी के साथ ही दिखा पाएंगे, अलग से नहीं दिखा पाएंगे। तो सैलरी का कितना है, तो सैलरी का पीएल में जाना चाहिए 2,000, तो इसका मतलब 80,000, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा, मतलब बेसिकली देखो सैलरी इसमें इंक्लूडेड है, सैलरी आउटस्टैंडिंग के तौर पे है, तो सैलरी वाला इंफॉर्मेशन हम लोग का 2,000 निकल के आ रहा है। तो सैलरी का अगर 2,000 निकल के आ रहा है, क्योंकि ये इंक्लूडिंग सैलरी है, इसे अगर एक्सक्लूडिंग सैलरी करना है तो हमें इसको 2,000 लेस करके फिर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरत नहीं उतने झमेले में जाने का, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 2,000 जो है ऐड कर देते हैं, सैलरी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये हो गया हम लोग का 82,000। सैलरी का कितना जाएगा वो हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर ऐड करके। तो मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, इसमें हमें सैलरी को इंक्लूड करना है, तो सैलरी का हमारा पीएल में जो पोर्शन जाएगा वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 2,000, तो इंक्लूडिंग सैलरी 82,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अच्छा, अब और तो कुछ रहा नहीं, अब हम लोग पीएल को क्लोज करते हैं। जीपी तो हो चुका है, पीएल को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1,20,000 प्लस 20 मतलब 1,40,000। अच्छा, इधर मुझे लग रहा है ज्यादा होगा, चेक करते हैं। 82,000 प्लस 7,800 प्लस 11,000 प्लस 36,000 प्लस 8,000
प्लस 16,000 प्लस 5040 1,51,000। इधर कुछ है नहीं, इधर तो कुछ नहीं है। अच्छा, मिसलेनियस इनकम, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन मोटर कार वाला शायद यहाँ पर हाँ लिखा है, मोटर कार भी लिखा है, फर्नीचर भी लिखा है, बिल्डिंग का भी, हाँ बिल्डिंग का भी लिखा हुआ है। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रोविजन फॉर बैटरी। एक सेकेंड, मुझे लगता है कुछ गलत टोटल हुआ है। 82,000, ठीक है। उसके बाद 36,000 है बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। चेक कर लेते हैं लिखा हुआ है कि नहीं। मोटर कार का 16,000, हाँ लिखा है मैंने, ये देखो मोटर कार का 16,000 और फर्नीचर का 7,800, ये भी ऐड कर लेते, ठीक है। मैंने पहले सारे डेप्रिसिएशन ऐड कर लिए। अच्छा, इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,000, बैड डेप्ट 8,000 लिखा हुआ है, ये रहा। और प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5040, 1,65,840, हाँ तब गलत हुआ था एडिशन। 1,65,840 और इधर तो कम आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, माइनस करते हैं 1,40,000 तो लॉस आएगा, ठीक है। 1,40,000, 25,840 ये लॉस आ गया बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल एक्ट। 25,840, 1,65,840 यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे नेट लॉस को, लेस नेट लॉस 25,840, ये आ गया नेट लॉस। अच्छा, तो -756 और 3 जीरो, तो ये हो गया 7,30,160। अच्छा, क्या कुछ लिखना बाकी है? हाँ, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हम लोग अकाउंट को क्लोज करके पता कर लेंगे कि कैश एंड बैंक बैलेंस जो लिखा है वो सही है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा तो हम लोग टोटल करके देखेंगे। अगर टैली हो जाता है तो सही है, क्योंकि यहाँ ओपनिंग और जो इनकम और यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो चेक कर लो। 1,80,000 प्लस 2,20,000, अच्छा प्लस 88,000 प्लस 24,000, 5,12,000 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल करने से आ रहा है 5,12,000 और इधर माइनस करते हुए 48,184, 80,40 मतलब 1,20,000, -28। अगर यही क्लोजिंग आ गया तो ये तो नहीं है। 48,000 हम एक बार फिर से चेक करते हैं, शायद कुछ गलत टोटल हुआ है। 48,000, 1,84,000, अच्छा 80,000 प्लस 40,000 प्लस 28, बस 3,80,000 माइनस करते हैं 5,12,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 132, दोबारा से 132 आ गई, बट यहाँ आंसर तो रखा है 1,04,000, तो ज्यादा कैसे होगा? चाहिए ज्यादा होना तो पॉसिबल नहीं, क्या गलत हो गया? फिर से चेक करते हैं। 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 2,00,000 प्लस 80,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000, 5,12,000 माइनस 48,000 माइनस 1,84,000 माइनस 80,000 माइनस 40,000 माइनस 28,000, 1,32,000 माइनस 1,04,000 करते पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस हो रहा है। 28,000 का कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है शायद, 28,000 का कोई ट्रांजैक्शन कैश रिलेटेड चेक करते हैं। बिल्डिंग में 40,000, यहाँ पर 20, अच्छा फर्नीचर का 28,000, ये नहीं लिखा है क्या मैंने? फर्नीचर का 28,000, हाँ नहीं लिखा, देखिए बाई फर्नीचर, फर्नीचर भी खरीदा है ना हम लोगों ने 28,000 का, हाँ अब मैच हो जाएगा। तो ये 1,04,000 ही आएगा,
इसका मतलब 1,04,000। अब 1,04,000 हम लोग का कहाँ लिखना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देना चाहिए, जगह किया हुआ है 1,04,000। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी वही रहेगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्लोजिंग वाला 10,000 देख लेते हैं, क्लोजिंग वाला हाँ 10,000 बस हो गया। अब ये जो है ये टैली होने से ही अकाउंट बन गया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। 28 3,24,000, 61,200, 64,000, 40,000, 1,04,000, 246,960, 8,68,000, 8,68,160। इधर तो मैच हुआ है, इधर देख लेते हैं 8,68,160, आंसर तो ये आएगा, इधर मैच होने से ही 7,30,160 माइनस 10,000 और 16,000, 26,000 माइनस 1,12,000। हाँ सही हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मैच हो गया। तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा, और इस तरह के क्वेश्चन में काफी टाइम लगता है, ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन रहता है तो टाइम तो लगेगा, और अभी हम स्लो स्लो चल रहे हैं तो टाइम लग रहा है। हम लोग को आधे घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। अच्छा नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ए एडम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री, ये जो है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम पे फॉलो करते हैं। द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का एनालिसिस दिया है, कैश बुक जैसे बनता है रिसिप्ट, और ये रहा पेमेंट साइड, डिटेल्स दिया हुआ है, डिटेल्स पढ़ लेंगे बाद में। नीचे देख लेते हैं फिर क्या दिया है, फिर दिया है पर्टिकुलर्स ऑफ द अदर एसेट एंड लाइबिलिटी। अच्छा एसेट लाइबिलिटी का इन्फॉर्मेशन दिया है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स बोला है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर एंड 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट। ठीक है, अच्छा बस और कुछ नहीं है, ठीक है चलो। तो अभी हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में तो समझा दिया कैसे करना है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। इलास्ट्रेशन 6, ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002। अच्छा तो इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं क्वेश्चन में, तो मुझे लगता है इतना, और थोड़े से जगह इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। ठीक है, देखो अभी मेरा आवाज आ रहा है और स्क्रीन शेयर है। हेलो, अच्छा ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं जितना हो पाता है, करंट तो चला गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल के लिए ट्रेडिंग छोटे से जगह पे ही हो जाएगा, और पीएल के लिए बाकी जगह, ठीक है, तो पीएल के लिए पीछे और थोड़ा सा जगह रख के बैलेंस शीट बना ले, पीएल और यहाँ पर बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। हम लोग यहाँ पर कौन सा वाला बनाएंगे, 31 March 2002 वाला, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलेंगे, ठीक है, और जो ओपनिंग वाला रहेगा उसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे।
ये तो हमारा मेन सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। अब हमें क्या क्या जो है अकाउंट बनाना चाहिए, तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे तो हमें अकाउंट बना लेना चाहिए। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल नहीं है। ठीक है, कैपिटल नहीं है, देख सकते हो, हम एक बार रीड कर देते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर का एसेट लायबिलिटी और ये करंट ईयर का क्लोजिंग बता रहा है। और यहाँ पर कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब ओपनिंग कितना है वो हमें नहीं बताया। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ कैश बुक दिया हुआ है, ठीक है, कैश बुक में कितना कैश रिसिप्ट पेमेंट हुआ है वो बताया है, और उसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ हमें कौन कौन से अकाउंट ओपन करने चाहिए, हमें वो सारे अकाउंट ओपन करने चाहिए जिसका यहाँ पर बैलेंस चेंज दिख रहा है हमें। ठीक है, सारे अकाउंट वो ओपन करने चाहिए क्योंकि हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि हम लोग उससे पता करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारे अकाउंट ओपन करना चाहिए जिसका हमारा वैल्यू चेंज है। सिर्फ हम लोग इसको नहीं करेंगे, इन्वेंट्री को इसका जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 इन्वेंट्री मैंने वो वाले क्वेश्चन में करके दिखाया, बट उसका कोई फायदा नहीं है। अगर बिना अकाउंट ओपन नहीं भी करते तो भी हमारा क्वेश्चन बन ही जाता, तो खाली खाली टाइम बर्बाद होगा। सन्ड्री डेटर का बैलेंस है 14,500 टू बैलेंस बीडी 14,500। ठीक है, और क्लोजिंग है बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है हम लोग का 17,600। हम आउटर में लिख रहे हैं, नॉर्मली वो एसेट के लिए जो है आउटर में लिखना है कि नहीं लिखना है कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस तरह के आइटम के लिए नॉर्मली नहीं होता है, जो कि तुम लोग पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हो। ठीक है, फिर वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें हमारा बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का बाई बैलेंस बीडी 5,800 और 7,900। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद है मशीन। मशीन का जैसे ऐसे दे रखा है, तो इसमें हम लोग जो है ये हमें समझ चेंज नहीं है। एक चीज देखो, यहाँ पर हमारे पास तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं कि डेप्रिसिएशन क्या होगा कितना होगा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन अलग हो रहा है। ये कैश बुक दिया हुआ है, कैश बुक में डेप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, इसका मतलब मशीन का वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, फर्नीचर पे भी नहीं लगा है। इन्वेंट्री जरूरी नहीं है ओपन करना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी एज इट इज है, तो कोई जरूरत नहीं ओपन करने का। तो ये क्वेश्चन में मेनली मुझे ये दो ही अकाउंट जरूरी है, तो मैंने ये ओपन किया और इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एसेट्स लाइबिलिटीज। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। सन्ड्री डेटर 14,500, हम ऐसे करके शॉर्ट में लिख देते हैं, सन्ड्री डेटर 14,500। अच्छा, इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर 5,800, सन्ड्री क्रेडिटर 5,800। अच्छा, मशीन 7,500, फर्नीचर 1,200। मशीन 7,500, फर्नीचर 1,200। इन्वेंट्री 3,900 और इन्वेस्टमेंट 5,000। इन्वेस्टमेंट 5,000। ठीक है, अच्छा, और जो हमारा ये बैलेंस शीट है मेन वाला, उसमें भी हम लोग लिख लेते हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगे हमारे। उसमें आ जाएगा, अच्छा, मशीन का हमें देखना पड़ेगा चेंज होगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, डेप्रिसिएशन बोला था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटा सा क्वेश्चन, इसमें बिना अकाउंट बनाए भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो, डेप्रिसिएशन मशीन और फर्नीचर पे लगेगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग अगर अकाउंट बनाते तो मशीन का टू बैलेंस बीटी 7,500 लिखते, फिर डेप्रिसिएशन लेस करके लिखते। हम वो चीज को यहाँ पर दिखा दे रहे क्योंकि सेल परचेज तो कुछ है नहीं कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो डिप्रिसिएशन बोला है 10% लगाने के लिए, तो लगा हुआ तो है नहीं, लगा हुआ है नहीं, इसीलिए सेम अमाउंट दिख रहा है। तो 750, तो ये हो जाएगा 6,750। और ये डिप्रिसिएशन कहाँ पर चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन
750। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर फर्नीचर पे भी बोला था 10%, तो फर्नीचर कितना है 1200 और इस पे हम लोग लगाएंगे 10%, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर 1200 लेस डेप्रिसिएशन। तुम लोग चाहो तो अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। जो छोटा छोटा क्वेश्चन उस पे हम लोग बिना अकाउंट बनाए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 120, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 120। अच्छा, इन्वेंट्री ओपनिंग 3900, क्लोजिंग 5700, तो टू ओपनिंग स्टॉक 3900 बाई क्लोजिंग स्टॉक 5700, इसीलिए मैंने बोला इस अकाउंट को ओपन करने का कोई जरूरत नहीं है। और इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं बोला, इन्वेस्टमेंट 5000 हम लोग ये वाले बैलेंस शीट पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो इन्वेस्टमेंट 5000। अच्छा, और क्या है, और डेटर क्रेडिटर का तो मैंने अकाउंट बना रखा है, तो वो चेक कर लेंगे। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये कर लिया। 800 डाउटफुल डेप्ट, तो डेटर अकाउंट में चलते हैं, डेटर अकाउंट में लिख देते हैं बैड डेप्ट बोल के 800, तो यहाँ पर आ जाएगा एक सेकेंड, कितना बोला 800 अगेंस्ट 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेप्ट। अच्छा, और डेटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या, यहाँ पर देखते हैं जो कैश बुक है। यहाँ पर ये देखो रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर 48,000, तो बाई कैश 48,000, ठीक है। बाई कैश 48,000 हो गया। अच्छा, डेटर में हमारा जो है 800 क्या ट्रीट करने बोला है, देखो डेटर में हमें 800 ट्रीट करने बोला है डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। तो मतलब पीबीडीटी, तो बाई पीबीडीटी 800, ठीक है। तो डेटर ही कम होगा, डेटर टू पीबीडीटी। अब टोटल कर लेते हैं, और मुझे नहीं लगता है डेटर से रिलेटेड कुछ है, क्योंकि देखो नीचे तो कुछ है नहीं, और ऊपर अगर देखें तो ये बैंक का ओपनिंग, ये सन्ड्री क्रेडिटर, जनरल एक्सपेंसेस, और यहाँ पर कैश सेल, ये सब बोल रखा है, और कुछ डेटर से रिलेटेड है नहीं। तो इस अकाउंट को चाहो तो क्लोज कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 48,000 प्लस 800 प्लस 17,600, 82,400 माइनस 14,500, तो ये हो जाएगा 67,000। यहाँ पर 48,000 प्लस 800, 48,000 प्लस 800 प्लस 17,600, 66,400। 66,400 minus 14,500, 51,900। क्या, एक मिनट, मैंने पता नहीं क्या कर दिया, एक सेकंड। ये यहाँ पर लिखेंगे तो क्रेडिट सेल नहीं पता चलेगा ना, तो पहले क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा, फिर इसका एडजस्टमेंट हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट दिखाते हैं, यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 48,000, क्योंकि अभी तक हमारा क्रेडिट सेल निकल के नहीं आया। 17,600, मतलब हम लोग डेटर को सिंपल पहले निकाल लेते हैं, 65,600 आया, ठीक है। कि डेटर से इतना पैसा मिलने वाला था, इतना पैसा मिला है, तो ये इतना कैसे मिल जाएगा, जरूर हम लोगों ने सेल किया होगा, ठीक है। तो टू सेल्स क्रेडिट सेल पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर पीबीडीटी चार्ज करेंगे। तो माइनस 14,500 माइनस 14,500, तो ये हो गया 51100, ठीक है। मतलब ये इतना हमारा जो है क्रेडिट सेल हुआ, और क्लोजिंग डेटर जो है ये तो हमारे पास गिवन ही था 17,600, ये क्रेडिट सेल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर जो सेल्स है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, बाई सेल्स बोल के। अगर कुछ कैश सेल है तो कैश सेल लिखेंगे, अगर नहीं है तो पूरा क्रेडिट सेल ही लिख देंगे। कैश सेल यहाँ पर होगा शायद, चेक कर लेते हैं। ये देखो कैश सेल था, ये रहा कैश सेल 11,000 और क्रेडिट सेल 51,100। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मतलब 62,100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या पीबीडीटी का हमें एडजस्टमेंट नहीं दिखाना है, दिखाना है ना। हम लोग एक काम करते हैं, उसे यहाँ पर डायरेक्टली दिखा देते हैं। टू पीबीडीटी दो जगह पे एडजस्ट होगा 800, एक तो वो पीएल में चार्ज होगा, एक हम लोग जो सन्ड्री डेटर लिखेंगे ना
उसमें से लेस करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर मेरा जो निकल के आया वो कितना आ रहा है 17,600, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। 17,600, इससे मुझे माइनस कर देना है पीबीडीटी, ठीक है, इससे मुझे माइनस कर देना है पीबीडीटी। तो डेटर मेरा कम होगा, मैंने इधर लिख दिया था तभी गड़बड़ हो जा रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। क्रेडिट सेल वैसे भी मुझे पहले निकालना पड़ता तभी जाके हम ये चार्ज कर पाते, तो इसे हम लोग बाद में ही चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर 800 माइनस कर लेते हैं तो 16,800 हो जाएगा। ये हो गया डेटर का कैलकुलेशन। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये देखो, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर 35,000, तो ये लिख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो टू कैश 35,000। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा क्रेडिट परचेज, तो बाई परचेज क्रेडिट, ठीक है, पहले क्रेडिट परचेज निकालेंगे। 35,000 प्लस 7,900, 35,000 प्लस 7,900, तो 42,900 माइनस 5,800, तो ये हो रहा है 37,100। अकाउंट क्लोज हो गया। 37,100 सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट से हम लोग का क्रेडिट परचेज निकल के आया, तो टू परचेज क्रेडिट वाला है 37,100 और कैश परचेज भी यहाँ पर दिया हुआ होगा। जनरल एक्सपेंसेस नीचे दिया हुआ है, ये रहा 12,000। 49,100, ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया 49,100। अब हम लोग यहाँ से जीपी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 67,800 14,800 बाई जीपी 14,800। बट अभी भी हमारा पीएल का सारा चीज नहीं लिखा हुआ है, क्यों? देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये कैश अकाउंट जो है ये पूरा कैश बुक जो है पूरा फॉलो नहीं किया। बैंक का ओपनिंग बैलेंस 2800, ये हम लोग के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में चला जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैश बैलेंस, कैश ये कितना है 2800, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन कौन सा ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर लिख चुके हैं हम लोग डेटर अकाउंट में, कैश सेल इसका भी ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इम्पैक्ट दिखा चुके हैं। पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर सैलरी ये लिखना पड़ेगा, तो पीएल में लिखेंगे टू सैलरी 65,000। इसके बाद सैलरी हो गया। जनरल एक्सपेंसेस 2500, ये लिख लेते हैं, टू जनरल एक्सपेंसेस 2500। इसके बाद कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश टू कैपिटल होता है, तो ये कैश बुक में इसीलिए दिख रहा है। तो कैपिटल जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैपिटल तो हमारा आएगा ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, और ये गिवन है 6,000। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, तो ये हम लोग का यहाँ पर इनकम साइड में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, तो आउटस्टैंडिंग का तो कोई सवाल नहीं, तभी तो कैश बुक में रिकॉर्ड है 200। अच्छा, रेंट एंड रेट्स 1,500, टू रेंट एंड रेट्स, यहाँ लिख टू रेंट एंड रेट्स 1,500। अच्छा, इसके बाद है ड्राइंग्स 3,600, कैश परचेज हो चुका है, ड्राइंग्स है 3,600, ड्राइंग्स यहाँ पर लिखेंगे, लेस ड्राइंग्स 3,600। अच्छा, कैश परचेज 12,000, इसका भी हम लोग एडजस्टमेंट कर चुके। बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड, बैंक और कैश इन हैंड यहाँ पर लिखेंगे, बैंक कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड है 6,400 और बैंक बैलेंस है कैश इन हैंड है 500 और बैंक बैलेंस है 6,000। 500 हो गया। बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज करके पता करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल।
14,500 प्लस 7,500 प्लस 1,200 प्लस 3,900 7,800 34,900 माइनस 5,800 29,100 ये हो गया हम लोग का ओपनिंग कैपिटल 29,100 इसको यहाँ पर लिख लेंगे 29,100 ऐड हो जाएगा 6,000 माइनस 3,600 31,500 अच्छा हाँ एक यहाँ पर रुको इसे अभी हम लोग क्लोज नहीं कर सकते इसे रहने दो क्योंकि बाकी चीज तो लिखा नहीं है पहले हम लोग यहाँ पर जो पीएल है इसे क्लोज कर लेते हैं अच्छा पीएल को क्लोज कर लेते हैं तो पीएल का यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 14,800 और ये मिला के हो जाएगा 15,000 यहाँ पर हो जाएगा 15,000 15,000 माइनस 15 माइनस 2,500 माइनस 65,000 माइनस 800 माइनस 120 माइनस 750 55,000 ओह अच्छा ये 65,000 नहीं है ये 6,500 था ये मैंने एक जीरो ज्यादा लिख दिया है सैलरी जो है 6,500 एक बार चेक कर लो हाँ तो यहाँ पर 65,000 को हम ऐड करते ये हो गया अच्छा ये माइनस करेंगे 6,500 तो यहाँ पर 2,830 हाँ सही आ गया ठीक है वो एक जीरो के वजह से गलत हो गया था यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 2,830 और ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऐड होगा उसके बाद ही ना हमें हम लोग इसे कंप्लीट करें नेट प्रॉफिट 2,830 इसके बाद ही इसे कंप्लीट कर सकते 2,830 प्लस 6,000 29,100 प्लस 6,000 माइनस 3,600 प्लस 2,830 तो ये हो गया 34,330 ठीक है अच्छा यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर बाकी था लिखना वो लिख लेते सन्ड्री क्रेडिटर क्लोजिंग वाला तो सन्ड्री क्रेडिटर क्लोजिंग वाला वो अकाउंट से देख के भी लिख सकते हैं हम लोग जो अकाउंट बनाए हुआ वहां से ही देख के लिख लेंगे ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर 7,900 ऐड कर लेते हैं 42,230 माइनस करते हुए देखते हैं 6,750 1,080 5,000 16,800 6,400 500 कुछ तो मिसिंग है 5,700 अच्छा हाँ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा छूट गया क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा 5,700 ही था याद आ गया मुझे ये देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये यहाँ पर भी पुट करना था इसीलिए थोड़ा सीक्वेंस में पुट करने से होता है ठीक है मतलब टाइम लेकिन गलत होने का चांसेस कम होता है वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस जो है फॉलो नहीं किया इस वजह से इधर उधर हो गया 42,230 बस ये वाला पॉइंट और कुछ नहीं यहाँ पर जब हम लोग अकाउंट नहीं बना रहे तो जो भी जैसे देखो ये इन्वेंट्री ये क्लोजिंग स्टॉक में मैंने ट्रेडिंग में लिखा इसको और जो पुराने वाले मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा बस उसमें लिखना भूल गए जो नया वाला बैलेंस शीट है करेंट ईयर का तो उसमें भी लिखते तो बन जाता ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से करना है और कुछ नहीं तो ये दो ही क्वेश्चन हुआ अब नेक्स्ट जो है तुम लोग खुद से होमवर्क कर सकते हो ठीक है जितना सारा हो पाए जैसे कि इलास्ट्रेशन 7 और 8 क्योंकि काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ये दो करके देख सकते ठीक है फिर आज के लिए इतना